हेलो एवरीवन, दिस इज शांत वर्मा गाइस। सो अच्छे होंगे आप सब। मैंने 11th का जो चैप्टर है जर्नल डबल एंट्री, बुक्स ऑफ डबल एंट्री, वो शुरू करा था। तो कल मेरे पास कुछ मतलब बच्चों का ये थे कि सर अभी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, तो एक बार मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देते हैं। वो मींस ओवरव्यू ऑफ जर्नल, ताकि आपको ये रहे कि जिनको नहीं समझ आया वो एक बार और समझ लें कि जर्नल है क्या। देखिए, जर्नल कुछ नहीं है। जैसे आपको मैथ को करने के लिए, मैथमेटिक्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपको बेसिक्स काउंटिंग आनी चाहिए। काउंटिंग इज़ अ नेसेसरी, दैट इज़ अ बेसिक 1 2 3 4, तभी तो आप मैथ के यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इसी तरीके से अकाउंट्स को काम करने के लिए, अकाउंट्स में काम करना, अकाउंट्स काउंटिंग की भाषा नहीं समझता, ये समझता है डेबिट और क्रेडिट की। और इस डेबिट और क्रेडिट के फंडामेंटल जो इसे इनपुट देने, जैसे कंप्यूटर में हमें अगर कोई इनपुट देना है तो कीबोर्ड में की प्रेस करते हैं, वहाँ पहुँच जाता है। अगर अकाउंट्स में कोई कमांड देनी है तो आपको डेबिट क्रेडिट की हेल्प से जर्नल बनानी है। वो जर्नल की कमांड समझता है और कोई भाषा नहीं समझता, वो सिर्फ इसकी भाषा समझता है। जैसे आपको अपने कम कब कीबोर्ड में एम प्रेस करो तो एम सामने आ जाएगा, ऐसे हम जर्नल पास करेंगे तो अकाउंट्स में इफेक्ट आता है। ठीक है गाइस, तो जर्नल कुछ नहीं है ऐसा, कोई मतलब कैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस एक ये बेसिक है, बेसिस है ऑफ होल अकाउंटिंग सिस्टम। होल अकाउंटिंग सिस्टम उसका आधार है। देखिए, नॉर्मली एक अकाउंटिंग में होता क्या है, सबसे पहले होती है एक ट्रांजैक्शन, उसके बाद होती हैं जर्नल। ट्रांजैक्शन क्या है? कोई भी मॉनेटरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिससे बिजनेस में कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो, उसको हम पहले लिख लेते हैं कहीं पे, जहाँ पे भी हम उसे लिख रहे हैं। एक मैंने कल भी आपको बताई थी, जब भी हम बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है तो हमको लिखते हैं, तो एक बुक होती है, उसको बोलते हैं वेस्ट बुक। आई थिंक सो वेस्ट बुक की बोलेंगे, सॉरी गाइस, ये हिल गया होगा। तो वेस्ट बुक में लिखा जाता है, वेस्ट बुक में हम इन चीज़ों को लाइन से बस लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, बस हमें उनमें रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। फिर उस वेस्ट बुक से हम जब सबसे पहले बनाते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री, अब बच्चे सर ये यही नहीं पता जर्नल एंट्री क्या है। जर्नल एंट्री कुछ नहीं गाइस, जैसे आपने बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, उन सबको अकाउंट्स जिस लैंग्वेज में समझता है, अकाउंटिंग सिस्टम जिस लैंग्वेज में समझता है, उस सिस्टम में उनको लाइन वाइज रिकॉर्ड कर देना। ठीक है, अब 1 to 10 तक या 100 तक गिनती सबको आती है, लेकिन मैंने उसे क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना, तो लाइक 1 + 2 = 2, तभी तो समझ आएगी बच्चे को। तो इसी तरीके अकाउंट्स क्या समझता है? जर्नल। जर्नल जब बन जाते हैं उनके बाद हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट, लेजर्स। लेजर क्या होते हैं? जब हम उन जो भी जर्नल एंट्री की हमने पुट करी हैं उनसे उनके फाइनल अकाउंट, जैसे राम का अलग है, श्याम का अलग है, मोहन का अलग है, सोहन का अलग है, उसमें उसमें उनके सेपरेट रजिस्टर्स होते हैं, सेपरेट रजिस्टर्स, उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई, एक दिन में 100 कस्टमर आए, लेके गए, अब वो एक रॉ डेटा हो गया, कच्चा। उसको बाद हमने उसे जर्नल एंट्री की फॉर्मेट दिए, उन एंट्रीज़ को डेबिट क्रेडिट फॉर्म में समझाया, क्योंकि अकाउंट्स किसकी भाषा समझेगा? सिर्फ डेबिट क्रेडिट की। और डेबिट क्रेडिट से पहले क्या बनाना पड़ेगा हमें? जर्नल एंट्री, क्योंकि वो तो डायरेक्ट नहीं समझ। जैसे कंप्यूटर में भी क्या होता है, मशीन लैंग्वेज और कोबोल, पास्कल, ऐसे वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज समझते हैं। इसी तरीके से अकाउंट्स क्या समझता है? वो ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अगर मैं एक ट्रांजेक्शन लूँ, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ये इस लाइन को अकाउंट नहीं समझता ये क्या है, वो जानता ही नहीं है क्या है ये। हमने उसे एक लैंग्वेज के थ्रू, एक कोडिंग के थ्रू, एक डेबिट क्रेडिट के थ्रू उसे जर्नल एंट्री की फॉर्म दी, दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ये हो गया जर्नल का फॉर्मेट। अब वो समझेगा, अब अकाउंट समझेगा भाई 2 का मतलब क्रेडिट हो गया और इसका मतलब डेबिट हो गया। मतलब अब वो समझेगा भाई मेरे को डेबिट में तो क्या करना है, प्लस, और क्रेडिट में क्या करनी है हमारे को, जैसे यहाँ पे प्लस, यहाँ लाइबिलिटी जनरेट करनी है, यहाँ पे असेट्स को इंक्रीज़ करना, दैट इज़ स्टॉक को इंक्रीज़ करना। अब वो समझ जाएगा, उससे पहले वो नहीं समझ सकता। फिर अब जब असेट्स स्टॉक है उसका एक सेपरेट लेजर बनाया होगा, ये वहाँ पर रिकॉर्ड होगा, इसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और लाइबिलिटी अपने सेपरेट लेजर में रिकॉर्ड होगी, दैट इज़ ऑल्सो डबल एंट्री सिस्टम। तो इसे बोलते हैं डबल एंट्री। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ डुअल इफेक्ट। तो परचेज से क्या हुआ, स्टॉक आया, वहाँ पे प्लस हो गया, उस रजिस्टर में रिकॉर्ड हो जाएगा, और
क्रेडिट करने से लायबिलिटी जो है राम उसके अकाउंट के लेजर अकाउंट में जाके रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से अकाउंट जर्नल काम करते हैं। जर्नल इज़ इट्स अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री उसको फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करा इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो पहले होगी वो पहले रिकॉर्ड हो जाएगी। एक और लेके देखते हैं, गुड्स सोल्ड टू राम। अब अकाउंट्स इस लैंग्वेज को नहीं समझेगा, उसको हमने डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में समझाने के लिए हमने क्या करा, उसे जर्नल एंट्री का रूप दिया। अब गुड सोल्ड टू राम है, सेल वर्ड क्रेडिट होता है क्योंकि स्टॉक क्रेडिट वर्ड गोज आउट, उसके लिए हमने सेल्स वर्ड लगाया है। और ऑन क्रेडिट सेल करा है तो राम्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि राम कौन है, रिसीवर, रिसीवर और वे डेबिट। अब ये हो गई जर्नल, इसको मैंने बना दिया, ये जर्नल के फॉर्म हो गए। इस तरीके से तो दिखता है। अकाउंट्स में अब कंप्यूटर को समझ, अकाउंटिंग को समझ आ गया। अब वो राम के अकाउंट में वहाँ पे डेटर्स में प्लस कर देगा, जो राम का अकाउंट है, भाई राम से पैसे लेने हैं। और सेल्स अकाउंट में, सेल्स में क्या हो जाएगी, प्लस, कि हमारी सेल इतनी और हो गई है। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ काम करती है। अकाउंट्स को कोई रॉ डेटा समझ नहीं आता, वो उसे जर्नल के एंट्री की फॉर्म में ही समझ सकता है। उसे हमें उसे इस तरीके की ये एक फॉर्मेट होता है। यहाँ डेबिट होता है, यहाँ सेंटर में टू, और फिर यहाँ अकाउंट। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लाइक राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इस तरीके से बोलना, ये इसका फॉर्मेट है। आई होप सो अब तो आपको समझ आया होगा कि क्या है, कि किस जर्नल एंट्री क्या है, ये कैसे बन रही हैं। थोड़ा थोड़ा आई ट्राई टू गिव यू। सो इसके फीचर्स भी यही हैं। कोई जर्नल इज़ अ बुक विच में रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ प्राइमरी बुक, इट रिकॉर्ड द अकाउंटिंग ऑन डेली बेसिस। हम जैसे बैंक है, बैंक में इतने कस्टमर आते हैं तो वो बैंकिंग सिस्टम को भी ये कोई ट्रांजेक्शन समझ नहीं आती, वो एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। इट मेंटेन द आइडेंटिफाई ईच ट्रांजेक्शन एंड प्रोवाइड द कंप्लीट डिटेल। अब ये ट्रांजेक्शन की डिटेल कहाँ होगी, अकाउंट्स जो टैली हमारा वो इस लैंग्वेज को समझेगा। परचेज टू राम, इसका मतलब है ये इससे क्या बनेंगे आगे के फाइनल रजिस्टर, इससे कभी फाइनल रजिस्टर नहीं बन सकते। तो पहले हमने ये एंट्री, ये ट्रांजेक्शन से, उससे हमने उसे एक रूप दिया जिसे अकाउंट समझे, अकाउंट से फिर हमारे क्या बने, फाइनल रजिस्टर। तो अभी हम यहाँ पर हैं जर्नल पर, अभी हम लेजर पे नहीं आए, तो जर्नल पर हैं। जर्नल कुछ ऐसे दिखती है। तो आज का टॉपिक है कुछ हमारा डिस्काउंट से रिलेटेड। उससे पहले मैं आपको एक ट्रांजेक्शन और समझाना चाहता हूँ। कल हमने गुड्स एक एंट्री पढ़ी थी, लाइक परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब मान लो आपने 1 लाख का गुड्स परचेज किया था राम से, उसमें से 10,000 का उसे रिटर्न कर दिया, रिटर्न एंट्री। रिटर्न एंट्री क्या बनेगी इसकी, इसको रिवर्स कर दो। मैंने कहा क्योंकि अकाउंट्स को कोई भी प्लस माइनस की लैंग्वेज समझ नहीं आती। अब परचेज करा है डेबिट तो उसे कम करना है क्रेडिट, और राम करा है हमने क्रेडिट, ये क्रेडिट है टू का मतलब, क्योंकि अब जब हम वापस करेंगे तो राम की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो उसे भी क्या कर देंगे, डेबिट। राम अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है। इसके साथ आपको लगाना है रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो 10,000 का रिटर्न हो गया। अब बच्चे कहेगा सर देखिए राम पहले कितने की लाइबिलिटी, 1 लाख, क्रेडिट कितने से कैंसिल हो गई, राम डेबिट हो गया 10,000 से, माइनस डेबिट तो रह गई ना 90,000 की। क्योंकि अकाउंट्स को सिर्फ डेबिट क्रेडिट समझता है, उसे प्लस माइनस जानता ही नहीं है वो। तो 1 लाख उसने कहा भाई क्रेडिट, 10 से हो गया फिर ये हमारा डेबिट, तो डेबिट हो गया। वो कहेगा भाई क्रेडिट में से डेबिट कैंसिल हो गए 90 बजे। अगर सर परचेज़ और ये 10,000 तो कैंसिल नहीं होंगे गाइस, ये रूल है, परचेज़ में से रिटर्न को माइनस किया जा सकता है, परचेज़ लेस परचेज़ रिटर्न, इस तरीके से लिखा जाता है। तो 1 लाख माइनस 10,000, तो दैट इज़ 90,000। सो दिस इज़ अ रिटर्न एंट्री। ऐसी यहाँ पे राम टू सेल्स है, अगर इसकी रिटर्न एंट्री बनेगी तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। याद रहे आपको, ये आपको इस तरीके समझना है। तो आज का जो टॉपिक है वो डिस्काउंट है। मैं आज आपको डिस्काउंट से रिलेटेड समझाने वाला हूँ कि डिस्काउंट क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे से एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, वो देखिए। जो डिस्काउंट है गाइस वो 2 टाइप्स के हैं। एक है ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या है, ये समझिए। ट्रेड डिस्काउंट होलसेलर और रिटेलर के बीच में होता है, और ये रिटेलर एंड कंज्यूमर के बीच में होता है। आप सपोज एक बिजनेसमैन है, आपने 10 फ्रिज परचेज किए होलसेलर से, 10 फ्रिज,
ठीक है, एक की वैल्यू है 30,000 ईच, तो टोटल आपका बिल बना 3 लाख रुपीज़ का। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ये होल सेलर जो 10,000 का है, तो उसे रिटेलर को ट्रेड डिस्काउंट कैसे देते हैं, उन्होंने कहा कि सर ये 3 लाख है, इस पर हम, आपने कई बार सुना, इस पर हम 10% लेस कर देंगे, दैट इज़ 30,000 हम लेस कर देंगे, दैट इज़ 2,70,000 आपका नेट बिल बनेगा, इट इज़ अ डिस्काउंट। तो ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कैसे, आपको जब आप उसकी शॉप पे गए, आपने कितने पैसे देंगे उसे, तो आपने कितने दिए 2,70,000, तो आपके लिए तो 270 बताना। अब आप ये मत कहना मेरे को इनकम हो गई, क्योंकि इनकम कब जनरेट होंगे, प्रॉफिट का, जब आप किसी चीज़ को सेल करो। अब तो आपने सेल करी ही नहीं, अब तो आपने खरीद के लेके आए, तो ये आपके लिए कितने की पड़ी 270। और होल सेलर मैक्सिमम क्वांटिटी सेल करने के पे आपको क्या दे देते हैं, डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट है क्या, दैट दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय द होल सेलर और मैन्युफैक्चर टू द रिटेलर एट ए फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस। दिस इज अ लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या होता है गाइज, लिस्ट प्राइस होता है, आपने देखा कई बार वो आपको एक बुकलेट से दिखाएंगे और कहेंगे देखिए इसका प्राइस इतना है, इसमें से 10 या 20% लेस हो जाएगा। वो लेस कुछ नहीं है, वो उन्होंने वैल्यू पहले ही ज़्यादा बताई हुई है। इट इज़ अलाउड वैन द गुड्स आर परचेज इन बल्क। अब रिटेलर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले, तो होल सेलर उसे टोटल पे, अब 10 फ्रिज ले रहा है तो उस पर वो सीधा 10% लेस कर देगा। ठीक है, एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शन सेट, इट इज़ रिलेटेड टू द परचेज एंड नॉट टू द पेमेंट। ये परचेज के टाइम होता है, पेमेंट के टाइम नहीं है, कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। नो सेपरेट एंटिटी, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। अब बच्चा कहेगा सर क्यों नहीं करेंगे, अब समझो ध्यान से आप मेरी बात को। आप दिल्ली गए, आपने 10 फ्रिज लिए, आपका बिल बना 3 लाख, उसने 30,000 लेस कर दिए, 10% हिसाब से आपको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। आपके लिए कितने पड़ा 270 ना, आप तो 270 का ले आए। जब आप 270 का ले आए तो आपके लिए कॉस्ट कितने की पड़ी, कॉस्ट 270। अभी आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है जब तक आप इसे सेल करेंगे नहीं, और आपको कोई भी लॉस भी नहीं हुआ है, अभी आपने सिर्फ 270 का लेके आए हैं। दिस इज़ अ ट्रेड डिस्काउंट, नो कैश। अब लेकिन अगर मान लो इसमें से आपने एक, जैसे इसकी कॉस्ट पड़ी 27, अब आपने इसे कंज्यूमर को बेचा, 27,000 का था आपके लिए, लेकिन कंज्यूमर को आप जब आप सेल कर रहे थे तो सपोज़ फॉर एग्जांपल आपने इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करा 3,000, दैट इज़ 30। अब कंज्यूमर आया आपकी जो शॉप पे, आपने कहा सर अगर आप पेमेंट अभी मेरे से कर देंगे ना ऑन द स्पॉट, अगर क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा। तो आपने 10% या 5% ले लीजिए, 1500 डिस्काउंट दे दिया। तो जो 1500 डिस्काउंट दिया है ना, ये कैश डिस्काउंट, ये कब हुआ, जब कंज्यूमर को आप सेल कर रहे थे उसे कैश निकलवाने के लिए। दिस अकाउंट डिस्काउंट इज अलाउड द कंज्यूमर फॉर मेकिंग द प्रॉम्प्ट एंड अर्ली पेमेंट, ताकि उससे जल्दी से जल्दी पैसा लिया जा सके। क्योंकि क्या आपने देखा होगा जब सेल लगती है तो कहते हैं ना अगर इस कार्ड से पेमेंट आप करेंगे तो आपको इतने %, फ्लिपकार्ट पे आप देखते होंगे, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी पे नहीं होगा। क्या होगा, अगर आप एक्सेस कार्ड यूज़ करेंगे आपको 10% ऑफ, आप SBI करेंगे आपको 8%। क्यों, ताकि कंज्यूमर से जल्दी पेमेंट निकलवा लें। तो जब एक रिटेलर कंज्यूमर को सेल कर रहा होता है, जो उस टाइम वो डिस्काउंट देता है उससे कैश लेने के लिए, उसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इसे रिकॉर्ड किया जाए, विल बी रिकॉर्डेड, क्योंकि ये क्या होता है एक तरह से आपके लिए लॉस ही तो है, जो आप 1500 के क्या दे रहे हो डिस्काउंट, क्योंकि जो चीज़ 30 में बिक सकती थी वो आप 28,500 में सेल कर रहे हैं, तो ये तो आपके लिए लॉस हो गया। तो ये तो आपको शो करना पड़ेगा बुक में। और लेकिन ये नहीं दिखाओगे क्योंकि ये तो कॉस्ट ही आपके लिए 270 है, अभी तो आपने कोई चीज़ सिर्फ 2,70,000 दे के आए, तो अभी आपको कहाँ लॉस हो गया। तो आपकी ओर से तो 270 गए, 10 फ्रिज आ गए, तो यहाँ पर आपको कोई लॉस नहीं हुआ। जैसे आप मार्केट से एक शॉप खोली अपने मोबाइल के और 100 मोबाइल ले आए, एक 10,000 का है, आपको 9,000 का पड़ गया, तो 9,000 हुई ना आपके लिए, तो आपके लिए 10 तो नहीं है। लेकिन जब कंज्यूमर को आप सेल कर रहे हो और कह रहे भाई साहब अगर आप ये पेमेंट कर देंगे मैं आपको इतना डिस्काउंट दे दूँगा, तो वो आपके लिए लॉस हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ को आप 30 में सेल कर सकते थे उसको आपको इतने में सेल करे, तो 15 का लॉस है। दिस इज़ अ कैश डिस्काउंट। ये रिटेलर कंज्यूमर के बीच में होता है, ये होलसेलर रिटेलर के बीच में होता है। तो आई होप सो यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। सो एक कुछ ट्रांजैक्शंस के थ्रू करने की कोशिश समझते हैं कि कैसे इसे शो करा जाएगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। मैं एक ट्रांजैक्शन लेता हूँ, ए परचेज गुड्स फ्रॉम राम
लिस्ट प्राइस दैट इज LP में लिस्ट प्राइस ₹1,00,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब मान लो ये आपके सामने आ गई, तो सबसे पहले आपने देखा लिखा आएगा ट्रेड डिस्काउंट है, इसे रिकॉर्ड करना नहीं है आपको। तो लिस्ट प्राइस में जो भी 1,00,000 होगा उसमें से आपने 10,000 लेस करना है, क्योंकि 10 दैट इज़ 90। तो आपके लिए कितने की परचेज हुई? परचेज अकाउंट डेबिट 90,000, क्योंकि गुड्स के लिए परचेज वर्ड यूज़ करते हैं और परचेज ऑलवेज हैव ए डेबिट बैलेंस टू राम 90,000। तो आपने देखा आपने कैश ट्रेड डिस्काउंट को लिखा नहीं, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए कितने की पड़ी है? 90 की। अब इसी में मैं क्या कह रहा हूँ, बी पेड टू राम एट 5% कैश डिस्काउंट। अब क्या करा, जब आपने राम से खरीदा, आपने राम को पेमेंट की, राम ने कहा कि मैं आपको 5% कैश डिस्काउंट दे दूंगा, दिस इज़ अ कैश डिस्काउंट, इट विल बी रिकॉर्डेड। देखिए आप कॉमन सेंस लगाइए, आपके लॉस है प्रॉफिट। जब आप किसी को पैसे दोगे तो आप ज़्यादा दोगे तो लॉस होगा और कम दोगे तो प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आप पे कर रहे हो 5% कम पे कर रहे हो, तो आपके लिए क्या हो गया? प्रॉफिट। और प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? इनकम ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ एंट्री क्या बनेगी? राम अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो बनेगी, लेकिन टू डिस्काउंट रिसीव कैसे? देखिए अब ध्यान से समझते जाना, ये थोड़ा लॉजिकल टॉपिक है। राम की यहाँ लाइबिलिटी कितनी थी हमारी? 90,000 का 5% कितना होता? 45, तो ये हो गया 85,500। अब कुछ बच्चे तो क्या लिखेंगे, वो 85,000 यहाँ पे लिख देंगे और 85,500 यहाँ लिख देंगे, वो हो जाएगा गलत। अगर मैं यहाँ पे 85,500 लिखूँगा तो फिर भी लाइबिलिटी क्रेडिट, देखिए क्रेडिट हुई 90 और डेबिट कर दूँ मैं 85,500, तो अभी भी बैलेंस बचा हुआ है 45 का। तो जब भी हमें किसी के बैलेंस को कैंसिल करना है तो 90 ही डेबिट होगा। जैसे अगर हमारे अकाउंट में 100 रुपये प्लस हैं और 100 रुपये ही माइन डेबिट ना हो जब तक वो कैंसिल नहीं हो सकता। अगर मैं 10 डेबिट कर दूँ तो बच जाएगा बैलेंस। इसी तरीके से यहाँ राम कितने से क्रेडिट है? 90। अब इस लाइबिलिटी को हमें कैंसिल करना है हमेशा के लिए, अगर तो मैं यहाँ पे डेबिट भी कितने से करूँगा? 90 हो गया। कैश के सामने उतना आता है जितना हमें उसे पे करना है, दैट इज़ 85,500। कितने का डिस्काउंट हो गया? 45। इस तरीके से बनेगी। कुछ बच्चे इसे क्या लिखेंगे? राम अकाउंट डेबिट टू कैश 85,500, 85,500, वो इसको नहीं दिखाएंगे। अगर मैं इसको ढक दूँ तो इसे नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 85,500, वो हो जाएगा गलत, क्योंकि 90 से हमारे लाइबिलिटी क्रेडिट है और मैं उसे डेबिट 85 से करूं तो डेबिट क्रेडिट माइनस डेबिट, तो फिर भी बच जाएगा वो क्रेडिट 45 का। तो ये चीज़ तो क्लियर नहीं होगी ना, तो उसे कैंसिल करने पूरा डेबिट टू क्या, ये डिस्काउंट हमें दिखाने हमारी इनकम है इसलिए क्रेडिट। और लेते हैं एक आध एग्जाम्पल। तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 4 को निकाल लीजिए अपनी बुक में, उसको करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है गाइस। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। उसमें लिखा हुआ 2018 जून 1, 2018 जून 1, पेड कैश टू महेश। आपने कैश पे करा है महेश को, सो पेड कैश टू महेश है और नीचे लिखा हुआ उसके डिस्काउंट रिसीव है 400। देखिए पहले तो आपने महेश को पे करा है, महेश कौन हो गया? रिसीवर, और रिसीवर का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो सबसे पहले आएगा महेश अकाउंट डेबिट टू कैश, पे करा है टू कैश आएगा। तो कितना पे करा है ये उसके हमेशा कैश के सामने आएगा। हमने पे करा 9600, और जब भी कैश के टाइम में कोई डिस्काउंट होगा उसे कैश डिस्काउंट बोलते हैं, उसे हमें रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ आएगा, ये हमारी इनकम हो गई क्योंकि हमने उसे कम पे किया है, टू डिस्काउंट रिसीव। अब कई बार बच्चा ना कन्फ्यूज़ होगा, सर हमें तो ये नहीं पता लग रहा कब डेबिट करें या डिस्काउंट। तो एक बात सीधी सीधी समझाऊँ, दैट इज़ रटने वाली बात है। अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट है, उसके साथ रिसीव आ जाता है। अगर ये कैश डेबिट होगा, अभी करूँगा आगे, तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, वो अलाउड हो जाएगा। और लॉजिक क्या है, जब आप पे करोगे तो किसी को आपको 10,000 देने थे, आपने दिए 9600, कम दिए ना, तो जितना कम दिए वो आपकी इनकम हो गई। इनकम का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव, और टोटल उसके सामने आ जाएगा यहाँ पर। फिर आप इसकी नरेशन लिख लेना यहाँ पे, पेड टू महेश,
एंड अवेल डिस्काउंट। और फिर आप क्या करेंगे, इसके आगे एक लाइन खींच देंगे। ये हो गया हमारी पहली ट्रांजैक्शन। और लाइन देखें यहाँ तक ही आएगी, ध्यान रहे। फिर है रिसीव कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउ। कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट। तो जब हमें कैश मिलता है तो हम सामने वाले को डिस्काउंट देते हैं, और डिस्काउंट देंगे तो लॉस हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड। अब बच्चा कहेगा सर यही पता नहीं लग रहा है ट्रेड है क्या है। देखो कैश के टाइम जो भी डिस्काउंट होता है वो कैश डिस्काउंट ही होता है। अब उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, ये 49 है, इतना कैश आया, इतने का डिस्काउंट। टोटल उसके नेम के आगे लिख देंगे कि हमें अरुण से लेना कितना था, दैट इज़ 5000। यहाँ फिर नरेशन आ जाएगी और फिर आप कैसे कैंसिल कर देंगे। गुड सोल्ड टू हरीश, हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये होगी। ये हमें दिया हुआ है 30,000। उसके बाद दे रखा है हरीश ने रिटर्न कर दिए 2000 के। तो रिटर्न करते टाइम मैंने कहा था एंट्री को रिवर्स कर देना, लेकिन रिटर्न वर्ड लगा देना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। हर किसी टर्म के साथ अकाउंट आएगा, टू हरीश। अब ध्यान से समझ जाना जो समझाना चाह रहा हूँ। कितने का सेल हुआ, 30। कितना वापस कर दिया, 2। हरीश कितने से डेबिट था, 30 से। कितने से क्रेडिट हो गया, 2 से। तो मतलब 28,000 से डेबिट है। यहाँ तक तो क्लियर आ गया होगा भाई। 30 से डेबिट, 2 से क्रेडिट, तो 2 कैंसिल हो गया इसमें से। 28 से डेबिट है, इसका मतलब क्या है, दिस इज़ अ डेटर। ये एक तरह डेटर की तरह काम कर रहा है हमारा। तो 30 से डेबिट था, 2 से हमने उसे क्रेडिट कर दिया, तो कितने 28,000 रह गया ना, जिससे हमें उससे पैसे लेने हैं। अब जब ये हमें पैसे देगा तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। आपने वो बना के भी देखा था, टी शेप अकाउंटिंग जब बनाया था। मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आपने एक अभी एक मिनट में आपको समझाता हूँ। तो अगर मैं लूँ यहाँ पे, तो आपने वो टी शेप अकाउंटिंग अगर करें हरीश की, तो आप कहेंगे सर हरीश को सेल करने से डेटर बढ़े, 2 सेल 30, और फिर वो हमें वापस कर गया सेल्स रिटर्न 2। तो अब इसका बैलेंस कितना बच रहा है, अब अगर आप टोटल करें तो यहाँ पर बैलेंस बच रहा है उसका 28। लेकिन अब वो अगली ट्रांजैक्शन वो कह रहा है कि रिसीव कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट। कि हरीश ने आपको पैसे कितने दिए हैं, 27,500, और डिस्काउंट कितने का दे दिया इन फुल सेटल। याद रहे यहाँ फुल सेटल वर्ड भी लगाया हुआ है, ये पहचान होती है। फुल सेटल का मतलब है कि परमानेंट अकाउंट क्लोज कर दीजिए। 500 हमने उससे कम, टू हरीश, तो यहाँ 28 आएगा, याद रखना। अगर आपने यहाँ 27,500 लिख दिया तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे भाई, हरीश क्रेडिट हो गया, उससे पैसा आ गया बाय कैश। अगर मैं 27,500 लिख दूंगा तो 500 का बैलेंस अभी बच जाएगा, वो गलत है। तो हमें 28,000 पूरा लिखना होगा, तब वो बैलेंस क्या हो जाएगा, 0। तो भाई ये ध्यान रखें, जब भी हमें उससे पैसे मिल रहे हैं तो कितना कैश मिल रहा है, उसके सामने कितना डिस्काउंट दिया। कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट है, और नहीं तो लॉजिक जानो तो कैश अकाउंट डेबिट 27,500, डिस्काउंट दिया दैट इज़ लॉस। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 500, दोनों ही डेबिट होंगे, कैश भी डेबिट है और लॉस भी डेबिट है। 2 में उसका नाम। अब लॉजिक देखो, 30 से डेबिट, 2 से क्रेडिट और 28 से क्रेडिट। तो 28 और 2 30 और 30 हो गए कैंसिल आपस में। तो हरीश का अकाउंट क्या हो गया, बंद। तो इस तरीके से काम करना है आपको, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा करने के लिए।